नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। अक्टूबर महीना में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं आप सबों के लिए एक करंट अफेयर का सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ठीक है, तो जैसा आप सबों को पता है कि करंट अफेयर का भी यहाँ पे रहता है। तो जो करंट अफेयर मैं आप सबों के लाऊंगा वो आपको 2022 से 2023 से रहेगा, मतलब एक साल का ये करंट अफेयर रहेगा और जिसको मैं पार्ट पार्ट करके मैं आप सबों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। जैसे आज पहला भाग है जिसमें मैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक मिनट। अब ठीक, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो है वो है आपका रांची के हिसार में खुला पेट क्लिनिक। पेट मतलब आप यहाँ पे पेट मतलब हम सबों के पास जो पेट है वो मत समझ लीजिएगा। पेट का मतलब होता है जितने भी हम लोग घर में पालतू जानवर पालते हैं वो उन सबों के लिए यहाँ पे पेट क्लिनिक का शुरुआत किया गया है झारखंड सरकार की द्वारा से। तो जैसे यहाँ पे सभी को देख रहे होंगे, यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कि ये जो है कृषि मंत्री, जो हमारे कृषि मंत्री हैं बादल जी, उनके द्वारा झारखंड की राजधानी हटिया में, रांची में ही एक जगह है हटिया, उसके हिसार में बने पशुपालन निदेशालय भवन में इसका शुभारंभ किया है। और यह क्लिनिक 24 घंटे खुलेगा, मतलब 24x7, मतलब सातों दिन 24 घंटा यह खुला रहेगा। और इसके दौरान उन्होंने पशुपालन की गतिविधियों से पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों आदियों को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया है ये कृषि मंत्री के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पशुपालकों को 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल जिला पशुपालन कार्यालय रांची में पेट क्लिनिक की सेवा आरंभ की है। मतलब ये जो जानवरों के लिए जो है उनको जो बीमारियां होती हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्लिनिक का ओपनिंग किया गया है जो आपका सातों दिन खुला रहेगा, 24 घंटे। मतलब आप कभी भी जाइए आपको यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आपका हिसार में, रांची के हटिया के हिसार में यह पशुपालन निदेशालय भवन है, वहीं पे इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। ठीक है, राज्य में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र, और ये जो हुआ इसका उद्घाटन किया गया है वो आपका किया गया है, एक मिनट, इसका उद्घाटन जो किया गया है, उद्घाटन किया गया है आपका 25 फरवरी 2022 को झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री जो है, कृषि मंत्री जिसको है, जिसका नाम बादल पत्रलेख है, उन्होंने कृषि भवन में राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र की स्थापना की है, मतलब उद्घाटन किया है। और इस अवसर में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में अटेस्टेशन सेंटर के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों की सर्टिफिकेट देने के लिए एक लैब की स्थापना की जाएगी जो अभी नहीं हुई है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के 58 लाख बिरसा किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें हुई है और किसानों को यूनिक कार्ड देने के भी यहाँ पे बात कही गई है। और कृषि मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसे जैविक उत्पाद हैं जिन्हें अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो उन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी।
और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें जो कही गई है वो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा कहा गया है। और सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है। अगर उन किसानों को सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको बाजार में अच्छी कीमत भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे बातें थे यहाँ पे। तो राज्य में खुला है आपका जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। अब हम लोग देखेंगे जामताड़ा जिला के बारे में। जामताड़ा के बारे में आप सभी को जानते हैं कि जामताड़ा किस लिए इतना फेमस है, ये सब बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जो आप जामताड़ा के बारे में सुने हैं वो क्राइम के बारे में मिले हैं, सुने होंगे। ठीक है, वो भी आपका साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को जानते हैं, आप सबों के पास भी बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते होंगे, जो अधिकतर अगर कहा जाएगा तो वो जामताड़ा से ही संबंध रखता है। ठीक है, और ये भी बात रखा गया है कि जो साइबर क्राइम के बारे में आप लोग जान रहे हैं वो उससे संबंधित एक वेब सीरीज भी आप सभी को जानते हैं कि बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे साइबर क्राइम की। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जामताड़ा बना हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। मतलब जामताड़ा जो जिला है झारखंड में जो स्थित है, वहाँ एकमात्र जिला बन गया है जहाँ पे जिला के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक पाए जाते हैं, जिसके तहत 118 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, कितना है? 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक जिला में एक सुसज्जित लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है। ठीक है, जो आपका 9 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके 5 शाम बजे तक छात्रों के लिए खुला रहेगा। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जाएंगे पढ़ने के लिए उन लोगों के लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। और वहाँ पे लोग रह के आपका जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी होती है, चाहे हो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या IAS IPS, उन सब के लिए मार्गदर्शन करने की भी फैसिलिटी दी गई है। तो इस तरह से ये जो जामताड़ा जिला है वो देश का पहला जिला बना है जिसके हर एक गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, आपका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके किसानों को बीज देने वाला भारत का ये पहला राज्य बना है झारखंड। ठीक है, तो हम लोग बात बाद में करेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, लेकिन हम लोग आजकल जो तकनीक का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पे झारखंड के किसान इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसानों को बीज देने वाला पहला देश, माफ कीजिएगा, पहला राज्य भी बन गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद थोड़ी सी अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो झारखंड देश में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है आपका झारखंड राज्य, जिसका उपयोग बीज वितरण के लिए किया जाता है। और जो बीज वितरण किया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो ट्रैकिंग आप लोग समझते हैं ट्रैक क्या होता है। तो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। मतलब जो आप किसी को बीज बेचते हैं तो बीज कहाँ तक गया है, बीज सही जगह तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है, तो इन सबको ये ट्रैक करने का काम करता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये जो है जो कृषि निदेशालय में आपूर्ति आदेश जारी करने से, जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज की मांग रखने से, ट्रैकिंग बीज पैनल में शामिल सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी से वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, लैम्प्स पैक्स, FPO और अंत में किसानों को वितरण ब्लॉकचेन को लागू करने के कदम में उद्देश्य इन बीजों को पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता को सामने लाना है, और जो किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से साफ साफ हम लोग यही जान सकते हैं कि जो ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है
जो बीज जो है वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, बीज की पारदर्शिता को यहाँ पे देखा जाता है, बीज का क्वालिटी को इसके माध्यम से पता चलता है। लेकिन हम लोगों को उतना नहीं, हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि झारखंड देश का पहला राज्य बना है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास, लेकिन आप सबों को याद रखना है, मैं जो करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ वो 2022 से लेके 2023 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो 2022 में घटित हो चुकी है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा ये तो पुराना है, लेकिन हम लोगों को एक साल का करंट अफेयर को हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ आ सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता क्या है आप सभी को जानते हैं। तो जैसा ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसकी स्थापना वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है, और यह जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है वो लगभग इसका लागत 44 करोड़ रुपए का लागत रखा गया है। और इसका निर्माण होने के साथ साथ ये फायदा होगा कि जो राज्य के निर्यात आधारित जो कारोबार है उसको यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो राज्य सरकार जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कर रही है उसमें बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची कृषि, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद एवं इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ावा देगा। ठीक है, मतलब अगर सीधी बात हम लोग करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, वो एक व्यापार का केंद्र बनेगा जिसके माध्यम से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेड करने का यहाँ पे राज्य के लिए विकास का काम होगा। इसके माध्यम से आप देखेंगे कृषि खाद्य उत्पाद को देखा जाएगा, कपड़ा को देखा जाएगा, तसर उत्पाद को देखा जाएगा, या इंजीनियरिंग से संबंधित सामान का यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा देने का काम मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे इसका निर्माण हो जाता है तो युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है आपका, आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं कि अस्मिता दोरजी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अस्मिता दोरजी के बारे में देख रहे हैं। चलिए, तो ये है अस्मिता दोरजी ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। जैसा आप सभी को पता है ये अस्मिता जो दोरजी है ये हमारा इसका संबंध है आपका झारखंड के जमशेदपुर की वो रहने वाली है। ठीक है, और वो जो है वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, जैसा आप सभी को जानते हैं कि जमशेदपुर में टाटा स्टील है और टाटा स्टील के तहत कई सारे विभाग हैं, तो उसी में एक है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। ठीक है, तो इसके जो वरिष्ठ प्रशिक्षक और दिग्गज पर्वतारोही अस्मिता दोरजी, ठीक है, वो शुरू से ही वरिष्ठ प्रशिक्षक है। कहाँ पे है आपका टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में, वो एक वरिष्ठ प्रशिक्षक है और दिग्गज पर्वतारोही भी है। ने जो है वो 39 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सफलता हासिल की है। वर्तमान में 39 साल की है और वो हाल ही में मतलब पिछले साल वो आपका एवरेस्ट फतह की है, और वो की है आपका 23 मई को। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने में सफल हुई है, वो भी 39 ईयर्स की है। और वो बताते जाएंगे तो ये जो जमशेदपुर के रहने वाली है और 3 अप्रैल को अपनी यात्रा शुरू की थी, मतलब 3 अप्रैल को उन्होंने यात्रा शुरू की और 23 मई को वो इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई भी की थी। और वो 8 दिन के बाद, मतलब जब वो चढ़ाई शुरू की तो उसके बाद 8 दिन के बाद 14 अप्रैल को एवरेस्ट के आधार शिविर पहुंची। ठीक है, वहाँ पे भी शिविर लगाया गया और ये भी देखा गया कि अस्मिता जो है वो 18 मई को खतरनाक कुंभू हिमप्रपात पार किया। ठीक है, 18 मई को। उसके बाद 19 मई को शिखर संख्या 2 में पहुंची। फिर अस्मिता दोरजी जो है वो 22 मई को रात 10 बजे शिखर पर
चढ़ने की शुरुआत की और 23 मई को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:20 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। ठीक है, अस्मिता के साथ नेपाल की बेहद अनुभवी शेरपा गाइड लक्पा नुरु भी मौजूद थी। ठीक है, नेपाल की एक अनुभवी शेरपा गाइड जो थी वो गाइड है और वो लक्पा नुरु पर मौजूद थी। शेरपा क्या होता है? जो पर्वतारोही का जो दिशा निर्देश देता है, गाइडलाइन करता है, उसको वहाँ पे शेरपा कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर जैसा अभी क्या चल रहा है हमारे देश में, G20 चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, 1 साल की अध्यक्षता भारत को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं शेरपा के बारे में G20 के नज़र से, ठीक है, 1 मिनट, G20 के नज़र से अगर हम लोग बात करते हैं शेरपा के बारे में, तो जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश का प्रतिनिधि होता है, उसको क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। जो इसी से मतलब जो गाइडलाइन देने वाली है, पर्वतारोही है, तो उसी से इसका निकाला गया है, क्योंकि शेरपा यहाँ पे क्या कर रहा है? गाइड देने का काम करता है। तो इसी प्रकार G20 का में भी जो देश का जो प्रतिनिधि करता है वही शेरपा कहलाता है। ये भी आप सबों को याद रखना है। ठीक है, तो ये था लगभग 6 करंट अफेयर था, और मैं इससे संबंधित और भी आने वाला समय में, मतलब कोशिश कल का जो होगा, मैं अगला और 5 या 6 टॉपिक में लाऊंगा, जिस पे मैं संपूर्ण डिटेल के साथ आप सबों को बताने का प्रयास करूंगा। और ये एक जैसे 2 महीना हमारे पास समय है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 महीने से पहले इसको मैं समाप्त कर पाऊँ। तो ये चीज़ था, आप लोग कोशिश कीजिए इसको नोट्स करने का और याद रखने का। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।